हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। आंटी कुछ खाने को दे दो ना। पहली बार उसके मुंह से यही आवाज़ सुनी थी अपने द्वार पर जब उसे खड़ा देखा था। करीब 7 साल का होगा वो सुंदर गोरा चेहरा, पर सूखा हुआ, शायद भूख से चेहरा सूख चुका था। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? देखने से तो भिखारी नहीं लगता। मैंने उसे देखते ही सवाल पूछा। भिखारी नहीं हूँ आंटी, पर माँ बाप नहीं हैं, दुनिया में अकेला हूँ। अरे कोई तो होगा, नाते रिश्तेदार। कोई नहीं है आंटी, एक दादी थी, वह भी कुछ दिन पहले ही भगवान के पास चली गई। इतना बोलकर फपक फपक कर रो पड़ा। उसके आंसू मुझे अंदर तक भेद गए। बस इतना ही कहा, रो मत बेटा, लाती हूँ कुछ खाने को। किचन में गए और जो रोटी अपने नाश्ते में खाने के लिए रखे थे लाकर उसे दे दी। अंदर से सास यह सब देखकर गुस्से से बोलने लगे, यह नहीं कि दरवाजे से भिखारी को भगाओ, अपना खाना ले जाकर उसे दे रही हो। मैं सास की बात अनसुनी कर उसे ध्यान से देख रही थी खाते। बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, शायद काफ़ी समय से भूखा था। कब से नहीं खाया है तो? मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। परसों रात के बाद कुछ नहीं खाया, मासूमियत से खाते हुए उसने जवाब दिया। क्यों, किसी ने दिया नहीं क्या? सच में तेरे घर में कोई नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ रहता है तू? कहीं नहीं, रोड पर देखने में तो नहीं लगता तू रोड पर रहने वाला है। कहीं गुस्से में घर छोड़कर तो नहीं भागा? नहीं आंटी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं। एक दादी थी, पर वो भी भगवान के पास चली गई। पर कहीं तो रहता होगा ना? रहता था, पर वहाँ से परसों सबने भगा दिया मुझे। पर ऐसे कैसे भगा दिया तुझे? रुक, तेरे अंकल ऑफिस से घर आते हैं तो पुलिस के पास भेजती हूँ। ऐसे कैसे लोग तुझे तेरे घर से निकाल सकते हैं? आंटी, वो मेरा घर नहीं था, किसी और का था। बस दादी के साथ रहता था, लेकिन दादी के बाद मुझे निकाल दिया। बड़ी दया आई उस छोटे बच्चे पर। उसकी बात सुन पलकें गीली हो गई। उसे अंदर ले आई। यह देखकर सास के पारे चढ़ गए। उसे देखते ही चिल्लाने लगी। पता नहीं कहाँ से रोड का बच्चा उठाकर ले आई। पुलिस को घर बुलवाकर ही मानेगी। उनकी बात को नज़रअंदाज कर शाम होने तक पति का इंतजार करने लगी। शाम को पति घर आने पर सारी बात बताई। पति को बच्चे ने भी वही कहा जो मुझे बताया था। फिर पति ने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। वह पुलिस के नाम से ही घबराने लगा। शायद उस बच्चे को पुलिस के नाम रिटायर्ड दरोगा को बुलवाना ही सही होगा। वो आकर बच्चे से पूछताछ की। उन्हें भी बच्चा बेसहारा लगा। ऐसे में अनाथालय भेजने की बात समझाई। वह इन सब बातों के बीच मेरा पल्लू पकड़कर खड़ा था। उसे देखकर ममता उमड़ने लगी। इच्छा हुई अपने पास रख लूं। पति से पूछा तो गुस्सा होने लगे, पर सास खुश हो गए। उनके अनुसार मुफ्त में अगर नौकर मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा। वह काफ़ी बहस के बाद घर पर ही रह गया। मेरी सास उसे घर के छोटे बड़े कामों में लगाने लगी, पर मेरी इच्छा थी वह पढ़े। पति को बोला तो नाराज़ हो गए। एक ही स्वर में बोलकर इनकार कर दिया। अपने 2 बच्चे नहीं हैं क्या? उन दोनों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूँ क्या, इस बाहर वाले के कारण? पर लगातार मेरी जिद के कारण उन्हें हार माननी पड़ी और पास के ही एक साधारण से स्कूल में ही उसका दाखिला करवा दिया। शुभ यही नाम बताया था उसने। पढ़ाई में बेहद अच्छा था। साधारण स्कूल के बावजूद मेरे खुद के बच्चों से उसके नंबर ज़्यादा आते। समझदार भी बहुत था, जानता था वह इस घर का संपूर्ण हिस्सा नहीं, तभी मेरे छोटे बड़े कामों में मदद करने की भरकस कोशिश करता। मेरे लाख मना करने के बाद भी जब सासू माँ उससे पैर दबाती तो बिना कुछ कहे पैर दबाता। कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता, जो भी मिलता उसी में संतुष्ट हो जाता। वो मुझे हमेशा आंटी बुलाता। मैं कई बार उससे कहती भी, मम्मी बोला कर, मुझे अच्छा लगेगा। तो हंसकर बोलता, मेरी मम्मी कोई और थी,
आप कैसे हो सकते हो। उसकी ये बात बुरी लगने के बाद भी उसका अपने मम्मी के प्रति मान सम्मान देखकर चुप हो जाते। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने घर में टीचर आते, पर पति ने साफ मना कर दिया था कि वह शुभ को पढ़ाने के लिए उस ट्यूशन मास्टर को पैसे नहीं देने वाले। जब भी घर पर टीचर आते, शुभ दूसरे कमरे में पढ़ने चला जाता, पर यह चीज़ मुझे अक्सर चुभती। मैंने उस ट्यूशन टीचर से बात की और शुभ को पढ़ाने की बात रखी। साथ में यह भी कहा कि उन्हें इसके पढ़ाने के पैसे भी मिलेंगे, पर यह बात किसी को नहीं बोलेंगे। वह मान गए और मैंने पति और सास को बोल दिया कि वह इसे मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं। घर खर्च से बचे पैसों में से उसके ट्यूशन में लगाने लगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती कि अपने बच्चे और उसमें कोई अंतर ना करूं। यह बात मेरे बच्चों को गलत लगने लगी थी। वे उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे थे, पर वह हमेशा उनसे प्यार से ही पेश आता। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी सबसे ज़्यादा सेवा भी वही करता। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे, उसमें अपना भाई नज़र आने लगा। पति का भी रवैया उसके प्रति बदलने लगा। 10वीं में पूरे राज्य में सर्वप्रथम स्थान आया। अखबार में उसके नाम के साथ अपना नाम देखकर मेरे पति फूले नहीं समाये और उस दिन निर्णय लिया कि +2 के लिए वह उसी स्कूल में उसका दाखिला करवाएंगे जिसमें अपने दोनों बच्चे पढ़ते हैं। वह भी नए स्कूल में दाखिला लेकर खुश था। उसके तेज दिमाग को देखकर पति ने उसे इंजीनियरिंग करवाने की सोच रहे थे, इसीलिए शहर के बेस्ट कोचिंग में दाखिला करवाने की बात कही, पर उसने IPS बनने की बात हमारे सामने रखी। उसके इस फैसले से मेरे पति नाराज़ हुए और मैं भी। हमें लगा वह पैसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। आज भी याद है, मैं गुस्से में अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। वह धीरे से कमरे में आया और मेरे बगल में लेट गया। फिर धीरे से पूछा, गुस्सा हो आंटी? नहीं, गुस्सा क्यों हो जाऊंगी? तेरी मम्मी थोड़े ना हो कि वह होने का हक है मुझे। मम्मी नहीं हो तो, पर माँ तो हो, बेहद प्यारी माँ। यह बोलकर मुझसे लिपट गया। झूठ मत बोल, कभी माँ समझा भी है? समझता नहीं हूँ, मानता भी हूँ। अपनी जन्म देने वाली माँ की शक्ल तो आँखों में धुंधली पड़ चुकी है। अब तो माँ के नाम पर तुम ही बसी हो। यह बोलते बोलते उसकी आँखों के दोनों कोर गीले हो गए। अब से तुम्हें माँ ही बोलूँगा। ठीक है, एक बात बताओ माँ, जो कभी बताया नहीं हो। बोलना। मेरे जन्मदाता पिता जिंदा हैं। इतना सुनते ही खुद को उससे छुड़ाकर मैं चौंक कर बैठ गई। झूठा फरेबी, इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोला था तू? पिता के होते हुए भी अनाथ बताया? छी! और मैं तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ती रही। सुन ना माँ, प्लीज़, उसके बाद जितनी गलतियाँ देनी है दे देना। ठीक है, सुना कोई मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत ही सुनानी होती तो पहले वाली क्या बुरी थी कि नहीं सुनाने की ज़रूरत पड़ी? ठीक है, बोल। मैं बनारस के विजय प्रकाश शुक्ला का बेटा हूँ। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं वहाँ के। उन्होंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? करते कैसे, उन्हें मेरी ज़रूरत जो नहीं थी। खुश था मैं अपने घर में मम्मी पापा और दादी के साथ, लेकिन तभी तक जब तक पापा ने उस सुलेखा को घर पर नहीं लाया था। मम्मी ने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचते हुए गुस्से में आकर छत पर से कूदकर जान दे दी। पापा ने उसे पैसे के बल पर हादसा का नाम दे दिया। यह सब देखकर दादी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो सुलेखा जब देखो तब मुझे मारती और जब मैं उसकी शिकायत पापा से करता तो पापा मुझे ही डांटते। दादी उसकी बात का प्रतिरोध करती तो पापा के बाहर जाने के बाद दादी को भी मारती। एक दिन ऐसे ही उसकी दादी से हाथापाई हो गई और उसने गुस्से में आकर दादी को ढकेल दिया। दादी के सिर से काफ़ी खून गिर रहा था।
जब उसने दादी को हिलाया तो दादी ने कोई हरकत नहीं की। यह सब मैंने देख लिया था तो मेरे पीछे पड़ गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गया। मैं यह सब बताता तो शायद सभी उस समय उस घर में वापस भेज देते, इसीलिए बोल दिया मेरा कोई नहीं। 4 साल से सोच रहा था तुझे बताऊं माँ, पर डरता कि तू गुस्सा करेगी, लेकिन आज हिम्मत करके तुझे बता रहा हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा। उस बच्चे ने यह सोचकर कस के उसे अपने बाहों में भर लिया। कभी मत जाना वहाँ, तेरी माँ है ना, तुझे कभी उस नरक में नहीं जाने देगी। जाऊँगा, पर IPS बनकर। जो कुछ भी देखा है शुक्ला जी और उस सुलेखा से हिसाब ना किया तो मेरी मम्मी और दादी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन बड़ा अजीब लगा, पर एक सच्चाई यह भी है कि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। एक और बात बोलूँ माँ? हाँ बोल। अभी घर में किसी को मत बताना, बस मेरे IPS बनने तक इंतज़ार कर ले। ठीक है, यह बोलकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। आज उसकी तपस्या रंग लाई। मेरा बेटा शुभ IPS के लिए चुना गया है। उसके घर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर गेट पर बाइक के आने की आवाज़ आई। समझ गई शुभ आ गया। अपने पिता और अपनी दादी के पैर छूकर सीधा मेरे पास आया। मुझे लगा मेरे भी पैर छुएगा, पर सीधे मुझे अपनी गोद में उठा लिया। पूरे 4 फीट का भी नहीं था जब पहली बार देखा था उसे। अब 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान हो गया है। छोड़ मुझे, नीचे उतार, यह बोलकर उसकी गोद से उतरने के लिए जिद करने लगी, पर सीधे मुझे कमरे में ले गया। वहीं बिस्तर पर मुझे बैठा दिया और खुद अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। माँ, आज एक चीज़ मांगूं, दोगी? क्या? बोल। अगले जन्म में अपने कोख से जन्म लेने की इजाज़त। पागल, तू अभी भी मेरा बेटा है और तुझे पता है तेरे दोनों भाई बहनों से ज़्यादा प्यार तुझे ही करती हूँ। वो तो पता है, इसीलिए दोनों जलते हैं मुझसे। हाँ हाँ, जलेंगे क्यों नहीं, जब हम दोनों से ज़्यादा माँ तुम्हें प्यार करेगी तो। नज़र उठाकर देखा तो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर बोलकर लड़ने को उतारू थे। यह देखकर शुभ हंस दिया तो दोनों आकर हंसते हुए शुभ के गले लग गए। मैं किचन में जाकर लड्डू निकालने लगी तो देखा शुभ भी आकर पीछे खड़ा हो गया। क्या है? मैंने उसे खड़ा देखा तो पूछा। कल बनारस जाना है। इतनी जल्दी पोस्टिंग हो गई तेरी, वह भी बनारस में? नहीं माँ, बस सोच रहा हूँ शुक्ला जी और सुलेखा से मिल आऊँ। साथ चलेगी मेरे? मैं? हाँ तू, मेरा हौसला तो तू ही है ना। सोच रहा हूँ जाकर बता दूँ मैं जिंदा हूँ। ठीक है, कल के निकलने की तैयारी करती हूँ, पर तेरे पापा और दादी को सच्चाई अभी तक नहीं पता। अब सच्चाई बताने जा रहा हूँ माँ, बस कोई गुस्सा हुआ तो तुम संभाल लेना। इतना बड़ा अफसर हो गया, पर अभी पल्लू में छिपने की आदत नहीं गई तेरी। चल। यह बोलकर सच्चाई बताने के लिए दोनों साथ में किचन से निकल पड़े। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप मेरी इस कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।